वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें आपका मैथ का सोल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। बाकी है जो फ्रेंड्स आपका हिंदी से, अंग्रेजी से और जीके जीएस सभी का सोल्यूशन मैं दूंगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइव क्लास के लिए आप लोग कह रहे थे फ्रेंड्स, तो कल से मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास आने के लिए, क्योंकि जियो का टावर में प्रॉब्लम था, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। तो टावर बन गया फ्रेंड्स, तो कल से मैं कोशिश करूंगा कि 8:30 बजे रात में लाइव में आऊँ। तो लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैथ का सेक्शन, इसमें 10 प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सभी को हम लोग देखते चलते हैं। चलिए आज का पहला सवाल जो हिंदी सेक्शन से 11वां नंबर सवाल से है, निम्न में से दीर्घ स्वर है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, इसमें ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब देखिए निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है, तो ये देखिए ह्रस्व ई है, ऊ है और ये ज है और ए है। तो इसमें गेस करिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, आप लोग गेस करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरह से है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गेस करें क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए है जो आपका दीर्घ स्वर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसे वो स्वर क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। अब दीर्घ स्वर की संख्या टोटल देखी जाए फ्रेंड्स, तो टोटल संख्या इसका कितनी है, 7 है। दीर्घ स्वर की जो संख्या टोटल कितनी है, 7 है। कौन कौन है एक बार देख लें। आ, फिर ये दीर्घ ई, फिर दीर्घ ऊ, फिर ए, उसके बाद में आपका ए, उसके बाद में ओ, और क्या हो गया, औ। यही सभी है जो आपका दीर्घ स्वर है। तो देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर कौन कौन है, आ हो गया, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए ओ और औ। यही 7 है जो आपका दीर्घ स्वर है। तो सभी को याद रखिएगा। तो 11 नंबर सवाल में आपका ही पूछा जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर टाइप गलती, यहाँ पर इसे नहीं होना चाहिए। निम्न में दीर्घ स्वर कौन है, तो दीर्घ स्वर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 आपका है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन पहले मैं सिलेबस में भी आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए सिलेबस के अनुसार भी मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, जिसमें फिजिक्स का और हिंदी का किया हूँ फ्रेंड्स, और कल से आपका हिंदी का और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस के अनुसार भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, एग्जाम जब भी ले तभी तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो 12 क्या होगा फ्रेंड्स, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, गेस करें पहले। 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है, 4 है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन है, तो य, र, ल, व, यही है जो आपका अंतस्थ व्यंजन। कितने हैं, 4 है। तो देखिए वो आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। 13 नंबर सवाल आपका है। 13 नंबर सवाल, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। 13 का गेस करिए। अल्प प्राण और महाप्राण भी बता दिया फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार से, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले, नहीं तो मेरा वेबसाइट पे भी जाकर के इसको आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल बताया हुआ है। तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ग है जो आपका अल्प प्राण व्यंजन है, बाकी ख, घ, ठ ये सभी जो क्या है महाप्राण के उदाहरण है। अब देखिए इसको कैसे पकड़ते हैं फ्रेंड्स, तो अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। ठीक है, बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे क, ग, ज, प, ये सब ये जो अल्प प्राण है। और बाकी जैसे ख बोलिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए इससे वायु की मात्रा ज़्यादा निकलेगी। जब वायु की मात्रा ज़्यादा निकलेगी तो समझिए वो महाप्राण है, और जिसको बोलते समय वायु की मात्रा कम निकलता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे ग में कुछ निकल रहा है, ख बोलिए, देखिए दोनों आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसमें वो अल्प प्राण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखिए। 14 नंबर सवाल है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। घोष अघोष के बारे में भी पहले डिटेल बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज। ठीक है, घोष वर्ण कौन सा है, तो ज, क, च, ट ये सभी है जो आपका घोष वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। रीतिकाल का गेस करिए 15 का, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहारी है जो आपको रीतिकाल के कवि हैं। 16 नंबर सवाल, उर्वशी किसका काव्य है। उर्वशी के बारे में पहले बता चुका हूँ, गेस करिए इसका
किसका काव्य है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी का रामधारी सिंह दिनकर। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इनका। और जैसे याद रखिए कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रसिम रथी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? ये सभी है जो रामधारी सिंह दिनकर के थे, याद रखिएगा। उर्वशी भी पूछा जाता है, उर्वशी के लेखक कौन है? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, रसिम रथी और संस्कृत के 4 उपाध्याय, तो चारों को याद रखिएगा। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखें, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, क्या होगा? जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको छांटना है, गेस करें। तो देखिए इसमें आपका परीक्षा देखिए जनरली इसी तरह से लिखा जाता है, फिर ये शुद्ध लिखा हुआ है परीक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। बाकी प्राण ये सब देखिए इसमें टवर्गिन ये भी गलत है, परीक्षण भी गलत है और पूज्य भी आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। इसी तरह से आपको एग्जाम में जो सिलेबस के अनुसार से आपका प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या होगा? जटिल का। तो जटिल मतलब जटिल का क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्टा शब्द जटिल का सरल हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? अनेकार्थ। तो 20 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? अनेकार्थ क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अंबर। अनेकार्थ, जैसे अंबर मतलब क्या होता है? अंबर मतलब क्या होता है? आकाश भी कह सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश भी कह सकते हैं, अनेकार्थ शब्द है। अब 21 नंबर सवाल से देखिए इंग्लिश का है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश का देख लें। कह रहा है आई केप्ट द फ्लावर्स इन अ वेस, ठीक है। वेस मतलब क्या होता है? फूलदान होता है, यानी कि मैंने फूल को कहाँ रखा? फूलदान में रखा। तो इसको चेंज द वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वेस, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 है द सिनोनिम ऑफ वर्ड गेन। सिनोनिम कर रहा है, ठीक है। गेन का आपका सिनोनिम कर रहा है। तो गेन मतलब क्या होता है? गेन मतलब एक तरह से लाभ कह सकते हैं, तो लाभ का क्या? प्रॉफिट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। गेन का जो सिनोनिम शब्द हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। यहाँ पर क्या भराएगा? आई एम खाली स्थान, डाउन लेट, या तो क्विकली लेट, या तो अनफ लेट, या रेयरली लेट। तो इसका जो 23 नंबर सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई एम रेयरली लेट फॉर वर्क। इसका हिंदी इस तरह से कह सकते हैं कि मैं मुश्किल से ही काम के लिए देर होता हूँ, यानी रेयरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा चूज करिए? तो 23 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा द फ्लावर्स स्मेल्स स्वीट। ऑप्शन नंबर द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ऑप्शन नंबर ए इसका है जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखें। 25 नंबर सवाल है आपका, सिलेक्ट द एंटोनिम, यानी उल्टा शब्द कर रहा है ऑफ द गिवन वर्ड। तो सोबर है, तो सोबर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो सोबर मतलब एक होता है शांत होता है, ठीक है। क्या होता है? शांत होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा एजिटेटेड, ठीक है। एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब क्या होता है? उत्तेजित होता है। यानी 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोबर मतलब याद रखिए शांत होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एजिटेटेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। चलिए अच्छा इसमें दिमाग लगाएं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या भराएगा? आर्टिकल। देखिए आप लोग से ये सही बन पाता है या नहीं। तो देखिए 26 का क्या होगा? यहाँ पर द भराएगा, या यहाँ पर भी द भराएगा, यहाँ पर एन भराएगा, यहाँ पर ए भराएगा, या यहाँ पर द भराएगा, यहाँ पर एन भराएगा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 26 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल हो जाएगा। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो बर्फ है जो क्या है आपका पानी पर तैरता है। तो आइस और वाटर दोनों का प्रयोग देखिए जनरल अर्थ में किया गया है, ठीक है। इस कारण से इन दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए हमेशा लिखा रहता है फ्रेंड्स आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि बर्फ है जो किस पे तैरता है? तो आपका पानी पर तैरता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखें, फाइंड द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें से आपको सब्जेक्ट को चुनना है। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट? इट इज आई हु डिड दिस, यानी कि यह वो मैं ही हूँ जो इसने किया है, ठीक है। तो इसका इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो पता चल रहा है फ्रेंड्स 27 का।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यह दिए गए इस जो वाक्य है इसमें आई है जो नॉमिनेटिव केस में है, अर्थात आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 27 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए। 28 नंबर सवाल आपका कर रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। ठीक है, इसका सही मीनिंग क्या होगा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो देखिए एक तरह से आपका आइटम है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है अचानक आने वाली विपत्ति या संकट। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है अचानक आने वाली विपत्ति कह सकते हैं, या तो आपको संकट कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ यहाँ? अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। डिजास्टर मतलब भी आप लोग को पता है विपत्ति ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखें कि फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स। ठीक है, तो देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों बता चुका हूँ फ्रेंड्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है और सफिक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लग करके बनता है। सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। तो 29 नंबर सवाल का क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या कौन सा शब्द बनेगा किसमें? डिसएग्री बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव हाउ जॉर्जियस इज द सनसेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द सनसेट इज वेरी वर्जियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। चलिए सवाल नंबर 31 देखिए, आपका मैथ से कुछ सवाल यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, इस मैथ वाला को तो बाद में देखेंगे। चलिए 41 नंबर सवाल से देखिए अब जीके जीएस में अभी हम लोग ने हिंदी और अंग्रेजी का सवाल देखा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ से देखिए जीके जीएस का किस टाइप का आपका इस प्रैक्टिस शीट में दिया हुआ है, देखते चलिए, गेस करते चलिएगा। 41 नंबर सवाल देखिए क्या है। 41 नंबर सवाल है तप्त तार आमीटर द्वारा मापन किया जाता है। 41 नंबर सवाल का तप्त तार आमीटर द्वारा मापन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करिए। 41 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों में। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए कि यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा? ये भी देखिए अच्छा सवाल है। गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा है जो क्या है? घटेगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए। 43 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? 43 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। सवाल अच्छा है, एक बार फिर से सुने कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होता है वो साधारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? कम होता है। चलिए सवाल नंबर 49 का देखिए, नॉमरिकल है यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एक संयंत्र गैल्वेनोमीटर से होकर कुल धारा का 1% ही प्रवाहित होता है तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो कितना ओम होगा फ्रेंड्स? 44 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, 1 ओम होगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल आपका है शक्ति पी के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? 45 का तो देखिए शक्ति पी के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी शक्ति जो होता है किस प्रकार प्रभावित होती है? इसका कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस टाइप का सवाल आपको सेट किया है फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का जो प्रैक्टिस सेट नया पर प्रैक्टिस सेट आया है उसमें। 46 नंबर सवाल को देखिए। 46 नंबर सवाल आपका है 125 मीटर ऊंची एक मीनार को चोटी से 1 किग्रा का एक पिंड गिराया जाता है। ठीक है, कितना? 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 किग्रा का एक पिंड गिराया जाता है तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 46 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना? 1250 जूल होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए 47 नंबर सवाल आपका है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है। 47 का क्या होगा? भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसंजक बल होगा। ठीक है, 48 नंबर सवाल को देखिए
किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई कितना है 4 mm एवं अपवर्तनांक 3 है से प्रकाश के किरण को गुजारने में लगा समय कितना होगा। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कौन सा उपकरण है जो लंबाई के मापने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी द्वारा समय मापा जाता है, ठीक है। परमाणु घड़ी द्वारा क्या समय मापा जाता है, बाकी सभी है जो लंबाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पेंच मापी, फिर स्फेरोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, ये सभी का है जो लंबाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए परमाणु घड़ी किसके लिए किया जाता है, तो समय के लिए किया जाता है। 50 नंबर सवाल को देखें, किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है। 50 नंबर सवाल का करा, किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण कितना होता है, इसका होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देखिए, पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है। 51 नंबर सवाल का क्या होगा, 51 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अम्लीय होगा, ठीक है। देखिए अम्लीय और क्षारीय किससे पता चलता है, तो पीएच स्केल, आपको बार बार मैं बताते रहता हूँ, पीएच स्केल से पता चलता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, ठीक है। इसमें टोटल कितने होते हैं डिजिट होता है, तो 14 होता है, 0 से लेकर के कितना होते हैं 14 होते हैं टोटल, ठीक है, जो पीएच स्केल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 जिसका कोई बिलियन का अगर जो वैल्यू 7 है, पीएच मान 7 है, तो वो क्या उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो ये सब याद रखिएगा कि पीएच स्केल में टोटल कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। फिर 7 से कम अम्लीय हो गया, 7 से अधिक हो गया क्षारीय हो गया। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आपका पोटास फिटकरी का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। इसका मतलब क्या है, 7 से इसका पीएच मान कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर अम्लीय होता है, याद रखिए पोटास फिटकरी का जलीय विलयन। 52 नंबर सवाल को देखिए, 52 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्णलेखन की खोज की। वर्णलेखन की खोज किसने किया था। सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ट्वाइट ने, ठीक है, किसने, ट्वाइट ने इसका खोज किया था। 53 नंबर सवाल को देखें कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, किसके द्वारा, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि तेल या वसा में जो असंतृप्तता की मात्रा मापा जाता है आयोडीन के मान से मापा जाता है। अच्छा सवाल है, याद रखें ऑप्शन नंबर ए इसका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 को देखें, सवाल नंबर 54 है कि यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। 54 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धात्विक हाइड्राइड में, ठीक है। 55 नंबर सवाल, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, किसके द्वारा, कौन सा विधि के द्वारा। ये भी सवाल देखिए अच्छा है, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करते किसके द्वारा, तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपचयन के द्वारा करता है। चलिए सवाल नंबर 56 को देखिए कि निम्नलिखित में से उदरपात नहीं है। उदरपात कौन सा नहीं है, उदरपात मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी ठोस वस्तु है उसको अगर जो गर्म करते हैं तो क्या है, वो ठोस से डायरेक्ट लिक्विड में न आकर करके डायरेक्ट वाष्प में गैस में बदल जाता है, वही उदरपात होता है, ठीक है। जैसे कपूर को आप गर्म करिएगा तो क्या होता है, वो द्रव लिक्विड अवस्था में आता है, नहीं आता है, वो डायरेक्ट है जो क्या होता है आपका गैस अवस्था में आ जाता है। तो गैस क्रिया इसमें कौन सा होगा 56 का। तो देखिए आपका जो कपूर तो उदरपात है, बेंजोइक अम्ल भी है, नेफ्थलीन भी है, क्लोरीन है जो आपका उदरपात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है काले रंग का सल्फाइड है, तो 57 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। काले रंग का सल्फाइड कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 58 नंबर सवाल को देखते हैं। 58 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन जल में अघुलनशील है, कौन है जो इसमें आपका जल में नहीं घुलता है, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 नंबर सवाल का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। PbSO4 ये है जो आपका जल में अघुलनशील है, यानी जल में ये नहीं घुलता है, बाकी ये सभी है जो आपका फ्रेंड्स जल में घुलता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें। 59 नंबर सवाल, हाथी पांव नामक रोग का वाहक है। हाथी पांव नामक रोग आप लोग नाम सुने होंगे, तो इसका वाहक कौन है ये पूछा जा रहा है, तो गेस करिए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर है जो इसका वाहक होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है, क्यूलेक्स मच्छर भी दिया है और संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर दिया है। तो देखिए याद रखिएगा, इधर मादा एनोफ्लिज मच्छर दिया है। तो देखिए अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल है, तो इसको लिख करके याद रखें। अगर पूछा जाए हाथी पाँव नामक रोग का वाहक कौन है, तो जो क्यूलेक्स मच्छर जो संक्रमित है वही वाहक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखें, ग्रीन ग्रंथि। ठीक है, ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? ग्रीन ग्रंथि 60 नंबर सवाल, 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रस्टेशिया का। ठीक है, 61 नंबर सवाल को देखिए, मोलास्का से कौन संबंधित है? चलिए मोलास्का से कौन सा संबंधित है? 61 नंबर सवाल, 61 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा कटल फिश। कटल फिश है जो आपका मोलास्का से संबंधित है, याद रखिएगा। मोलास्का किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो आपका मोलास्का से संबंधित कौन है? तो कटल फिश। पूछा जाता है कटल फिश किस संघ से संबंधित है? तो मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है, इस तरह से। तो याद रखिएगा कटल फिश है जो मोलास्का संबंधित है। आपका 62 नंबर सवाल देखिए कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। देखिए ल्यूकेमिया है जो क्या एक प्रकार का कैंसर है, तो इसमें क्या होता है? 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जिसको ल्यूकेमिया हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें बढ़ोतरी किस में हो जाता है? WBC में हो जाता है। ठीक है, WBC में इसमें क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइड ब्लड कार्पुलेसेस, इसमें आपका वृद्धि हो जाता है। और ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम यही WBC ही करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ल्यूकेमिया है जो एक प्रकार का कैंसर है, इसमें क्या होता है? साधारण बढ़ोतरी किसमें हो जाती है? तो WBC में ही बढ़ोतरी हो जाती है। तो याद रखिएगा उसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 63 नंबर सवाल है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन फ्रेंड्स जिसका स्राव आपका अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ठीक है, याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि है जो ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। ये भी पूछा जाता है, बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो चलिए गेस करिए 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन में आपका क्या होता है? जिंक होता है ना, जिंक जस्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? देखिए ये आपका शाखा सभी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। तो पक्षियों के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 64 का अर्निथियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो पायरुविक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 66 नंबर, मोहर लवण है। मोहर लवण क्या है? 66 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक द्विक लवण का उदाहरण है। जो मोहर लवण है वो कैसा? एक द्विक लवण का उदाहरण है। ठीक है, 67 नंबर सवाल देखिए, प्रैक्टिस सेट में कुछ हट करके क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, 67 को देखिए, 67 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? 67 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसने लिखा है? तो NR नारायण मूर्ति ने लिखा है। 67 नंबर सवाल का देखिए, सभी तरह का प्रैक्टिस सेट करते रहे फ्रेंड्स। जो आसान प्रैक्टिस सेट वो भी करें और जो हार्ड है वो भी करें। ठीक है, प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट करें। कोई भी एग्जाम का, जैसे रेलवे ग्रुप डी का है, RRB NTPC का है, किसी का भी प्रैक्टिस सेट ले, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोग घर पे जरूर करें। ठीक है, 68 नंबर सवाल को देखें कि यहाँ पर खाली है, दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया जाता है, कौन सा? 68 का। तो देखिए एंथोग्राफी, एंथोग्राफी लिखित दस्तावेज है। एंथोग्राफी है जो क्या है? याद रखिएगा, ये सवाल बहुत रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोग्राफी क्या है? डायरेक्ट पूछ देगा। तो एंथोग्राफी क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान तैयार करता है। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 69 को देखिए, सवाल नंबर 69 आपका है, पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। पाइली एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है? 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PT उषा को। ठीक है, PT उषा को क्या कहा जाता है? पाइली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो 69 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए सवाल नंबर 70 को देखते हैं। सवाल नंबर 70 आपका है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, तो 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। कौन सा समुद्री बंदरगाह, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह है? ठीक है, समुद्री बंदरगाह के साथ साथ तेल परिष्करण केंद्र भी है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका देखिए, समुद्री बंदरगाह के साथ साथ तेल परिष्करण केंद्र कौन है? तो मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम ये है। यानी 70 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 71 नंबर सवाल को देखिए। 71 नंबर सवाल है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मोंगे का द्वीप समूह है, कहाँ है भारत के पड़ोस में? 71 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में है। 72 नंबर सवाल को देखें कि चितान वसल गुफाएं चित्रकलाएं स्थित है और संबंधित है। याद रखिएगा, चितान वसल गुफाएं चित्रकलाएं किससे संबंधित है और कहाँ स्थित है? 72 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो चितान वसल गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। चितान वसल गुफाएं तमिलनाडु में और किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। 73 नंबर सवाल को देखिए। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच की थी? तो दो सवाल बन रहा है, दोनों याद रखें। 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की और कहाँ कहाँ बीच शुरू किया गया था? तो गेस करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू किया गया था। चलिए सवाल नंबर 74 को देखते हैं। 74 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 74 नंबर सवाल का, तो 74 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट गेस करें। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बॉम्बे में। ठीक है, कहाँ किया गया? तो बॉम्बे में। और देखिए आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था आपका कहाँ? बॉम्बे में। कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था किस वायसराय, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ये सब तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 75 नंबर सवाल को देखें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित की थी? ये दोनों आप लोग याद रखें फ्रेंड्स। एक आपका है ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में आपका राजा राम मोहन राय ने किया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि कब किया था, कहाँ किया था? 75 का, सॉरी, कहाँ किया था? 75 का हो जाएगा बम्बई में किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ किया था? बम्बई में किया था। इन्होंने भी फेमस बुक लिखा सत्यार्थ प्रकाश फ्रेंड्स, वो भी याद रखिए, पूछा जाता है। 76 नंबर सवाल को देखें कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। शासन की संघीय प्रणाली कौन सा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? 76 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। संविधान अगर बना है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है कौन सा अधिनियम से? तो यही अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से ही सबसे आपको ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 77 को देखें। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु हैं, इनका जन्म आपका बिहार के पटना में हुआ फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा, अंतिम और 10वें गुरु है। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। अब चलिए सवाल नंबर 78 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 78 आपका है, सवाल नंबर 78 आपका है फ्रेंड्स कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? चलिए 78 नंबर सवाल का फटाफट गेस करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1865 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 80 को देखें, कह रहा है दिए गए परिपथ में ए बी के बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता क्या है? तो 80 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 81 नंबर सवाल को देखें। 81 नंबर सवाल है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चलिए गेस करें फ्रेंड्स, बताया हुआ सवाल है। तो देखिए चक्रवात जब भी आता है तो किससे आता है? निम्न दाब से ना। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका चक्रवातीय वर्षा देखने को मिला है फ्रेंड्स, जैसे कल तो पूरे दिन पूरा बिहार में बारिश हो रही थी। ठीक है, आपका इधर उड़ीसा में भी तूफान आया, उधर पश्चिम बंगाल में भी आया। तो ये सब क्या होता है फ्रेंड्स? चक्रवात के कारण ही होता है ना।
तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है, तो निम्न दाब के कारण से होता है। चलिए 82 नंबर सवाल को देखिए, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है। 82 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा अभ्यारण्य जहां पर क्या होता है, गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। और ये पूछा जाता है काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, काजीरंगा है जो आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका असम में पड़ता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 83 नंबर सवाल, भाखड़ा नंगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। ये तो कभी कोई भी प्रैक्टिस हो रही है तो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है आपका हीराकुंड बांध और भाखड़ा नंगल बांध, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी को याद भी रहता है मेरे ख्याल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सतलज नदी पर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था ना। आपका 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 नंबर सवाल को देखिए, 85 नंबर सवाल है, हर्ष का राज्य कवि कौन था। 85 नंबर सवाल, हर्ष का राज्य कवि कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वाणभट्ट था। 86 नंबर सवाल को देखिए, संत कबीर के गुरु कौन थे। 86 नंबर सवाल का, तो 86 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। ठीक है, संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद, अर्थात रामानंद के शिष्य थे आपका संत कबीर। चलिए सवाल नंबर 87 को देखिए, कितने यामयोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। ठीक है, वही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हिंदी या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहें फ्रेंड्स। ठीक है, दिनांक तिथि में क्या कोई फर्क नहीं, उसी को कहते हैं ना। तो 87 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ना, याद रखिएगा। तो देखिए इस तरह से भी देता है कि कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है, तो 180 डिग्री। अगला सवाल 88 नंबर सवाल को देखिए, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा था, 88 नंबर सवाल का। तो इसका राजनीतिक कहे या फ्रेंड्स आपका सामाजिक कहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 88 का बी। अरस्तु ने कहा था मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, यहाँ राजनीतिक प्राणी लिखा है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सामाजिक है। किसने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, 89 नंबर सवाल को देखिए। चलिए इसका जवाब आप लोग मिलाइएगा, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलन करना है। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, चलिए फटाफट करते मिलाते चलिए। तो राष्ट्रीय गीत आप लोग को क्या है, पहला का ए का क्या होगा, तो राष्ट्रीय गीत हो गया आपका वंदे मातरम, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान कौन हो गया, जन गण मन हो गया। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सी का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ, ये हो जाएगा। बच गया राष्ट्रीय नारा, राष्ट्रीय नारा क्या है, तो सत्यमेव जयते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब याद रखें। इसका 89 नंबर सवाल कैसे, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 90 को देखते हैं। सवाल नंबर 90 आपका है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें है, ये देखिए सवाल घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो वैध प्रभुसत्ता किसमें है आपका निहित है, तो 90 का क्या हो जाएगा आपका संविधान में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 91 नंबर को देखें कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निवृत्त होने की अवधि क्या है। ठीक है, कब रिटायर कर जाते हैं, तो कितने वर्ष में, 91 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। देखिए राज्यसभा है जो आपका संसद के एक अंग है फ्रेंड्स, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, आपका उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, संसद के टोटल 3 अंग होते हैं, आप लोग को पता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के बनता है। तो देखिए जो राज्यसभा सदस्य है, तो राज्यसभा का सदस्य का जो न्यूनतम आयु होता है कितना होता है, 30 वर्ष होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और यह एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य है जो 1/3 सदस्य है जो प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। और ये सदस्य जो चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 92 नंबर सवाल को देखिए। 92 नंबर सवाल आपका है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। 92 का क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, आप लोग को पता होगा कृषि आता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अर्थशास्त्र में अगर संसाधनों को देखा जाए तो टोटल कितने क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, इसको एक बार रिपीट मैं करा देता हूँ फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे याद है। तो प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, वन आ गया, खान आ गया, मत्स्य पालन आ गया, ये सभी है जो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो उद्योग आ गया, विनिर्माण आ गया, उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन का आता है फ्रेंड्स, तो आपका जो सेवाओं का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, संचार वगैरह ये सब हो गया, बैंकिंग उनकिंग हो गया, ये सब ये जो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 93 को देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है, कितना प्रतिशत बिहार का। 93 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा करीब 70%, ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 94 नंबर सवाल का चलिए फटाफट गेस करिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितना, 1935 में ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर सवाल, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 95 का। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो आपका 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, 96 नंबर सवाल का। तो ये कहाँ पड़ता है, दिलवाड़ा मंदिर, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राजस्थान हो जाएगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्रो निंगगोबम, ठीक है, ये बने हैं। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 नंबर सवाल को देखें कि निर्माणाधीन फेनी पुल किन 2 देशों को जोड़ेगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिए, फेनी पुल है जो कहाँ बन रहा है और कौन कौन देश इससे जुड़ेंगे। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भारत और बांग्लादेश के बीच आपका फेनी पुल बन रहा है। 99 नंबर सवाल को देखें कि एशियाई वाटर बोर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलिए 100 नंबर सवाल को देखें, वर्ष 2030 में एशियाई वाटर बोर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा करंट अफेयर्स का। तो 99 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ, आंध्र प्रदेश हो गया। 100 नंबर, वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2030 में, ठीक, कहाँ किया जाएगा, आपका दोहा में किया जाएगा, यानी कि 100 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रैक्टिस सेट था आपका फ्रेंड्स, आपका प्लेटफॉर्म का था, और इसमें टोटल 100 प्रश्न था फ्रेंड्स, जिसमें मैथ का सवाल को छोड़ करके सभी का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराया हूँ फ्रेंड्स। और कल से मैं लाइव क्लास आऊँगा 8:30 बजे, तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। और बाकी वेबसाइट पर जो आप पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन जा करके वेबसाइट पर जरूर पढ़िए। वेबसाइट का आप लोग को पता ही है, गूगल में सर्च करिए जीके मास्टरमाइंड, ठीक है, गूगल में आप जीके मास्टरमाइंड सर्च करिए तो मेरा वेबसाइट है, उस पर जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पढ़ाई करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब बाकी सिलेबस के अनुसार से क्वेश्चन टाइप हो रहा है फ्रेंड्स, इधर बीच में 2-3 दिन डिस्टर्ब थे, अब आपको कंटिन्यू में एग्जाम तक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।